हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो लेसन। आज हम लोग सीबीएसई साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन बी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, आगे हम लोग सेक्शन सी से चलते हैं जो कि 3 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम लोग सेक्शन डी और लास्ट सेक्शन ई देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेसेस to extract the metals like iron and manganese। एक केमिकल रिएक्शन दिया गया इक्वेशन के फॉर्म में, जहां पर मैग्नीज ऑक्साइड वो एल्युमिनियम से रिएक्ट होकर मैग्नीज फॉर्म कर रही है और एल्युमिनियम ऑक्साइड साथ ही साथ बहुत ज्यादा हीट फॉर्म कर रही है। तो इस रिएक्शन के बारे में कहा जा रहा है, गिव रीजन व्हाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। देखिए, थर्माइट रिएक्शन वैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें इनॉर्मस हीट प्रोड्यूस होती है और ये किसी भी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे आयरन वेल्डिंग के लिए जब रेलवे ट्रैक्स में ब्रेक हो जाती है, जब वो टूट जाती है तो उसको ज्वाइन करने के लिए ये थर्माइट रिएक्शन यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, आयरन को मोल्टन फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है और उस ज्वाइंट में प्लेस कर दिया जाता है। इससे वो ब्रोकन पार्ट रेलवे ट्रैक की वो जुड़ जाती है। तो ये इसकी जो नेचर है थर्माइट रिएक्शन की, वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए इसका नाम थर्माइट रिएक्शन पड़ा है। और भी इसका नाम है गोल्ड स्मिथ रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने थर्माइट रिएक्शन को डिस्कवर किया और इसे वेल्डिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इस रिएक्शन में आपको बताना है कि ये थर्माइट रिएक्शन क्यों कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें आयरन या मैग्नीज लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में ऑब्टेन किया जाता है ताकि इजीली वेल्डिंग की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हमें पता है ऑक्सीडेशन वो सब्सटेंस करती है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। चलिए देखते हैं केमिकल इक्वेशन को। यहां पर मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैग्नीज ऑक्साइड की क्या हो गई, यहां पे रिडक्शन हो गई। क्या हो गई, रिडक्शन। और जिसने ऑक्सीजन ऐड किया, एल्युमिनियम में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है, तो इस कारण एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन हुई है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट मींस ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई है और दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, साथ साथ होते हैं। इस कारण ये एक अच्छा एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का। तो एल्युमिनियम मैग्नीज ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज किया गया और इससे क्या हुआ, मैग्नीज हमारा मोल्टन फॉर्म में ऑब्टेन हो गया। तो एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है ड्यू टू ऑक्सीडेशन और मैग्नीज ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है ड्यू टू रिडक्शन। और रिडक्शन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो वो रिडक्शन और जिसके अपोजिट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये हमारा ऑक्सीडेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ रीजन व्हाई एल्युमिनियम इज प्रिफरेबली यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके पीछे रीजन क्या है, ये काफी ऊपर प्लेस की जाती है रिएक्टिविटी सीरीज में। आयरन और मैग्नीज के कंपेयर एल्युमिनियम काफी ऊपर प्लेस की जाती है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये हमारा सुटेबल रीजन है। ऑन द बेस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज वी कैन से दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, an element M with electronic configuration 283
M की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो दी गई है 283। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, और ये ऑब्वियसली कोई मेटल होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कंबाइंस सेपरेटली विथ क्लोरीन एंड सोडियम सल्फेट आयन, राइट द केमिकल फॉर्मूलाए ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो जब क्लोरीन आयन के साथ, क्लोरीन हमें पता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसे एक चाहिए होगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस अनुसार ये 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लूज करेगा और 3 क्लोरीन एटम को वो प्रोवाइड करेगा, जिस कारण ये MCl3 फॉर्म करेगा। दूसरा जो है सल्फेट आयन, सल्फेट पे कितने हैं? -2 है, मतलब ये 2 मेटल M वाले मेटल यूज होंगे, और सल्फेट आयन जब कंबाइन होगा, जब सल्फेट आयन कंबाइन होगा हमारा, ये -2 है और ये हमारा क्या है? प्लस, ये हमारा +3 है। तो कैसे इसे बैलेंस किया जाए? तो हमने केमिकल फॉर्मूलाज फॉर्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को पढ़ा है, और इससे हमें पता है कि M2SO4 होल थ्राइस, 2 फॉर्मूलाज हमें केमिकल फॉर्म में मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट विद द सुटेबल रीजन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट M इन जनरल। देखिए यहां पर कंप्लीटली डोनेट किया जा रहा है। जब कोई डोनर हो और कोई एक्सेप्टर हो, और जब एनायन या कैटायन या आयंस फॉर्म हो, तो वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, और जब म्यूचुअल शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहां पर हमने देखा है कि M ने कंप्लीटली लूज कर दिया फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही केस में, और ये आयनिक कंपाउंड है। तो जब ये आयनिक कंपाउंड है तो बॉन्ड कैसी होगी? बॉन्ड बिल्कुल आयनिक होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म। देखिए जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जब तक लिक्विड स्टेट या मॉल्टन स्टेट में नहीं आए तब तक वो इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर नहीं हो सकते। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो कभी भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो मॉल्टन या लिक्विड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी अवश्य ही वो कंडक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसका हमारा आंसर हुआ कंपाउंड्स फॉर्म will conduct electricity in liquid or molten state but not in solid state. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 28 देखा, और 28 में ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन आपको दिए गए। एग्जाम में अक्सर आपको ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस आपकी सुविधा को देखते हुए दिया जाता है। कहीं ऐसा हो कि आपको 2 में से एक क्वेश्चन पता हो तो आप ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन आपके लिए इजी है आंसर करना तो आप बिल्कुल उसी को चूज करेंगे। लेकिन हम लोग यहां हर एक पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है 28 में, अ रेडिश ब्राउन मेटल X व्हेन हीटेड इन एयर गिव्स अ ब्लैक कंपाउंड Y which when heated in presence of H2 gas gives X back। देखिए हो क्या रहा है, कोई ऐसा रेडिश ब्राउन मेटल है। अब आप सोचिए रेडिश ब्राउन मेटल आपके पास कौन सी है जो आप इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में यूज करते हैं, और वो एक अच्छा गुड कंडक्टर भी है सिल्वर के बाद।
बिल्कुल, वो कॉपर है। वो कौन सा है? कॉपर है। तो कॉपर मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया, जिससे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुई। कॉपर ऑक्साइड, और जिसकी कलर क्या है? ब्लैक है। अब इस ब्लैक कंपाउंड को हाइड्रोजन के साथ हीट किया गया, तो फिर से ये क्या हुआ? ये रिड्यूस हो गया और कॉपर और वाटर मिला। तो देखिए, हमने X लिया था, X लिया था, और फिर हमें X मिल गई, और ये वाली हमारी Y हो गई। तो कितनी आसानी से आप बता पा रहे हैं कि X और Y क्या होगा। और हमें नेक्स्ट पार्ट में बताना है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग X। देखिए, कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए या फिर प्योर कॉपर ऑब्टेन करने के लिए हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। और रिफाइनिंग कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। एक हम लोग प्योर लेते हैं कॉपर रॉड, और एक इम्प्योर लेते हैं, और जो हमारा इम्प्योर है उससे इम्प्योरिटी रिलीज हो जाती है, जो एनोड मड फॉर्म करती है। चलिए देखते हैं, इसमें हमें एक लेवल डायग्राम बनानी होगी। तो देखिए, यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा फिगर दिया गया है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं, इसे बैटरी से कनेक्ट किया गया है। एक में हमारा इम्प्योर कॉपर है, जिसे हम लोग एनोड के रूप में ले रहे हैं, और दूसरा जो है प्योर कॉपर, वो हम लोग कैथोड के रूप में ले रहे हैं। अब ये एनोड और कैथोड हम लोग कैसे समझते हैं? जब वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो वो हमारा एनोड की तरह बिहेव करेगा, जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो हमारा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस की गई कंप्लीट सर्किट फॉर्मेशन के बाद, ये एक क्लोज सर्किट है, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर्म हुई, इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म की गई, तो क्या हुए? जितने भी इंप्योरिटीज थे वो यहां पर एनोड मड के फॉर्म में सेटल हो गए, और इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हो सकती हैं, और प्योर कॉपर जो है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होता चला गया। तो देखिए, इस रिएक्शन को हम लोग यहां पर एनोड और कैथोड, एनोड पर क्या हो रहा है? कॉपर जो है वो कॉपर 2+ कैटायन फॉर्म कर रहा है, और कैटायन जो है वो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड के पास मूव करके डिपॉजिट हो जा रहा है, और वहां पर हमें प्योर कॉपर ऑब्टेन हो रही है। तो electrolytic refining is the method in which electricity is used to refine impure metals. The anode is made from impure copper and the cathode from pure copper. जैसा कि हमने अभी बताया आपको, एनोड जो है वो impure कॉपर से लिया जाता है, और कैथोड जो है वो हम लोग प्योर कॉपर से बनाते हैं। अब इसमें जो सॉल्यूशन है वो हमारा कॉपर सल्फेट, जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन को हमें लेना होगा। हमने कॉपर क्यों लिया? क्योंकि हमें रिफाइनिंग करनी है किसकी? कॉपर की। और जैसे ही हमने एक क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर्म किया, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, तो इम्प्योर मेटल जो है वो डिसॉल्व हो गई, और वो कहां डिसॉल्व हुई? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और धीरे धीरे वो सेटल कर गई और एनोड मड या इंप्यूरिटीज की एक क्लस्टर फॉर्म कर ली। नेक्स्ट क्या हुआ? पॉजिटिव कॉपर आयन जो है वो कैथोड की तरफ मूव कर गया, और उसने प्योर कॉपर फॉर्म किया, और मेटल कैटायन एब्सॉर्ब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड and are deposited on cathode as copper atoms. Thus pure copper is produced at the cathode. तो इस तरह से हमें प्योर कॉपर ऑब्टेन हुआ, और इसी को हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल या फिर कॉपर कहते हैं। ये जो है हमारा जो क्वेश्चन था, रिफाइनिंग ऑफ
कॉपर से था। तो अदर मेटल से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं रिफाइन करने के लिए इम्प्योर मेटल्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर्स। ये काफी अच्छी बात कही गई है। हम लोग अक्सर एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं कि हमें आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए, और हमारे पूरे लाइफ में एक पिंच आयोडीन काफी होती है किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। आखिर ये इतना आयोडीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में आपको जस्टिफाई करना है। क्यों हमें एडवाइस किया जा रहा है डॉक्टर के थ्रू? डॉक्टर ऐसे तो एडवाइस नहीं करते हैं, जरूर कुछ खास बात होगी। तो बिल्कुल आयोडीन जो है कुछ हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती है। तो हमारा जो फर्स्ट इसमें आंसर होगा ये क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज से हमें बचाती है, और जो है ये डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन होने से हमें क्या हो सकता है, ग्वाइटर हो सकता है। आप फिगर में भी देख रहे होंगे, ये ग्वाइटर डिजीज का पिक्चर है जहां पर आयोडीन की कमी से ऐसा फेस करना पड़ रहा है इस पर्सन को। तो आखिर हम लोग आयोडीन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझ रहे हैं? अब आप लोग समझ पा रहे हैं तो हम लोग आंसर कैसे करेंगे? अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट कुड लीड टू अ डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आयोडीन हमारे बॉडी में कम होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन स्टिमुलेट नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन में रुकावट होगी, और उस कारण से हमें ये ग्वाइटर जैसे डिजीज फेस करने पड़ सकते हैं। अब इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा गया? थायरोक्सिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, और ये प्रोवाइड करती है बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। तो इसलिए डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया है कि आप आयोडाइज सॉल्ट ही यूज करें, और सबसे आसान तरीका है जो हम लोग कुकिंग करते हैं उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। और देखिए यहां पे एक फिगर के थ्रू भी दिखाया गया, ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल इंसान का थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड का शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप का होता है। ये हमारे नेक पोर्शन में होता है, ये बटरफ्लाई शेप में अवेलेबल होती है। और अगर किसी तरह की इसमें डेफिशिएंसी हो गई तो वो कैसा हो जाता है? वो इनलार्ज हो जाता है, और फिर कैसा दिखता है? ऐसा ग्वाइटर डिजीज में वो कन्वर्ट हो जाता है। और एक खास इंफॉर्मेशन है, हर साल हम लोग 21 अक्टूबर को वर्ल्ड्स आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज डे या आयोडीन डेफिशिएंसी डे मनाते हैं। हर साल हम लोग 21 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। What is the probability of a girl and a boy being born in a family? Justify your answer. देखिए, अक्सर जब भी कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है तो एक इंडियन डायस्पोरा है कि हमारी सोसाइटी में क्या होने वाला है, बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाली है। और हमें पता है कि बॉय और गर्ल के बीच काफी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बोथ शुड बी ट्रीटेड इक्वली। हमारे कंट्रोल में भी ये नहीं है कि कैसे हम लोग उनके बर्थ को कंट्रोल करें। तो ये होता कैसे? क्या प्रोबेबिलिटी, कुछ प्रोबेबिलिटी होती है क्या? चलिए देखते हैं उसमें। तो बेसिकली फादर में 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। फादर में कितने तरह के क्रोमोसोम होते हैं? 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। ये कौन सा है?
ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम है। लेकिन मदर में सिर्फ एक ही तरह का क्रोमोसोम होता है, तो ये हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम कह सकते हैं। मिक्स हो रहा है यहां पे फादर में, अगर कोई मेल है तो उसमें एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, मदर में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जब उनकी क्रॉसिंग होती है, जब उनकी डीएनए कॉपिंग होती है, तो गैमेट्स जो है कैसे फ्यूजन के बाद आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी एक्स एक्स फॉर्म हो सकता है, एक्स वाई फॉर्म हो सकता है, एक्स वाई फॉर्म हो सकता है। इस केस में तो बॉय होगा और इस केस में गर्ल होगी फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जैसे ही हमने देखा कि हमारे पास 4 केसेस हैं जिसमें से 2 गर्ल होने की चांसेस है, 2 बॉय, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 50% हो गई। तो कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी? और इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी है हमारी 50% होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31st क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो आपको बताना है कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं हो सकता है। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी को आप घटाओ तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, इनवर्सली वो बिहेव करते हैं। तो यहां पर जो एयर से कंपेयर की जा रही है, एयर में मैक्सिमम होती है स्पीड ऑफ लाइट, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है इन एयर और वैक्यूम। इससे ज्यादा स्पीड किसी भी मीडियम की नहीं हो सकती है लाइट के लिए। तो सब में कम होगी, तो जब सब में कम होगी तो वैल्यू कितनी होगी? वो म्यू की वैल्यू बढ़ेगी। अब देखते हैं, अगर हम लोग एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो एयर की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो हमारी फॉर्मूला होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो फॉर्मूला होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो हमें पता है कि दोनों ही मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सेम है जब हम लोग एयर ले रहे हैं, और अगर दूसरा कोई मीडियम लेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो बड़ी वाली क्वांटिटी से को अगर छोटी वाली क्वांटिटी डिवाइड करती है तो वैल्यू क्या होगी? हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो हमारा आंसर होगा यहां पर, इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा क्या? ऑलवेज लेस देन होती है। तो आंसर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज ऑलवेज लेस देन दैट इन अ वैक्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक। देखिए ये जो है हमारा प्लास्टिक ब्लॉक है और यहां पर एयर मीडियम है। कोई लाइट रे है जो एयर टू प्लास्टिक ब्लॉक ट्रेवल कर रही है, और कहा जा रहा है गिव अ रीजन व्हाई द रे डज नॉट डेविएट एट द सेमी सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक। अगर कोई लाइट रे नॉर्मल पर इंसिडेंट होगी, मतलब 90 डिग्री पर
अगर वो इंसिडेंट होगी तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो डायरेक्ट जो है पास कर जाएगी विदाउट डेविएशन। तो रीजन क्या होगी, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट एट 90 डिग्री एट द surface of semicircular plastic block, thus the light ray does not deviate at this surface. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा, वो कहा जा रहा है complete the ray diagram of the above scenario when the light ray comes out of the plastic block from top flat end. टॉप फ्लैट एंड कौन सी है, ये वाली है टॉप फ्लैट एंड, और लाइट रे इससे ट्रेवल करते हुए, प्लास्टिक ब्लॉक से ट्रेवल करते हुए एयर में जा रही है। अगर सेम मीडियम होती तो ये कैसे ट्रेवल करती, ये बिल्कुल ऐसे निकल जाती रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो करते हुए, लेकिन यहां एयर होने के कारण ये रेयरर हो गई, तो डेंसर, ये रेयरर हो गई हमारी मीडियम, और ये हमारी हो गई डेंसर मीडियम हो गई। तो जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाती है तो वो नॉर्मल से अवे डेविएट होती है, वो जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो लाइट रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी और वो इस तरह से होगी। आपको दिख रहा है ये लाइट रे थोड़ी डेविएट हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइट रे डेंसर टू रेयरर जा रही है, और डेंसर टू रेयरर जब भी लाइट रे पास करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन था, काफी अच्छी क्वेश्चन थी ये। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा है। कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट लूज हो जाती है हीट और लाइट के फॉर्म में। अब ये जो हीट एनर्जी के फॉर्म में लूज हो रही है कुछ पार्ट इलेक्ट्रिक करंट की, उसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक लॉ है जिसे हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का कहना है कि हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इनको जब कंबाइन किया गया तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया, इसको हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हमारे पास जूल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में जब उससे करंट फ्लो करती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। तो ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 32 में ही सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। देयर आर सम फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑफ अ कंडक्टर। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे देखिए आपको एक कंडक्टर दिख रहा होगा, ये L लेंथ की कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसकी रेजिस्टेंस R है, और रेजिस्टिविटी जो होती है ये नेचर ऑफ मटेरियल होती है। जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी सिल्वर से अधिक होती है। तो हम लोग किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, या रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है। तो पहला क्या है, लेंथ। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का।
और तीसरा है हमारा नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है, हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है। फोर्थ फैक्टर जो होता है वो है टेम्परेचर। वो कौन सा है? वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरी करने पर भी रेजिस्टेंस वेरी होती है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला भी आता है रेजिस्टेंस का, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको काफी हेल्प करेगी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। अनन्या रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चन, why do electrical appliances with metallic bodies are connected to the mains through a 3-pin plug, whereas an electric bulb can be connected with a 2-pin plug? She wrote 3-pin connections reduce heating effect of connecting wires. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज हर आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट? देखिए, एक अनन्या नाम की लड़की है और उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसने अनन्या को पूछा गया कि अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के मेटालिक बॉडी 3 पिन से क्यों कनेक्टेड होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक बल्ब तो वो 2 पिन से कनेक्टेड होते हैं। तो जो भी मेटालिक सरफेस वाले कैबिनेट वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसीज हो गया, तो आप देखते होंगे उसमें 3 पिन यूज किया जाता है। और जो जैसे सिंपल सी डिवाइस है, चाहे मोबाइल चार्जर हो या इलेक्ट्रिक बल्ब पॉइंट हो, तो उसमें 2 टर्मिनल वाले पॉइंट या 2 पिन प्लग यूज किया जाता है। तो ऐसा क्यों यूज किया जाता है? तो उसने, अनन्या ने जवाब क्या दिया कि हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। अब चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो पहला पूछा जा रहा है, क्या उसका जवाब सही था? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी जो आंसर है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मेटालिक बॉडी जो 3 पिन से कनेक्टेड होते हैं वो अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी तरह की कोई लीकेज करंट हुई या फिर अब्रप्ट चेंज हुआ वोल्टेज में, वो तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाएगी और किसी तरह की अनटुवर्ड्स डैमेजेस और हैपनिंग्स को रोक पाएंगे हम लोग। जैसे बहुत सारे घर में बहुत सारे हैजार्ड्स हो जाते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए हमारे पास अर्थिंग काफी कंपलसरी होती है। चलिए आंसर्स को देखते हैं। आंसर क्या होगा इसके पीछे? द मेटालिक बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कनेक्टेड टू द 3rd pin which is connected to the earth. This is a safety precaution and avoids eventual electric shock. By doing this, the extra charge flowing through the metallic body is passed to earth and avoid shocks. तो अभी हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज? फ्यूज जो है वो सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, और इसका सबसे मेन फंक्शन है ये सर्किट को ब्रेक करता है। अगर किसी भी तरह की हाई वोल्टेज करंट फ्लो करेगी तो ये क्या होगा, ये मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देता है। इस कारण से ये सर्किट ब्रेकर का भी काम करता है, और जो भी अप्लायंसेस कनेक्टेड होंगे उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्यूज इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव डिवाइस meant to protect electrical appliances from high voltage and short circuits. अभी हमने डिस्कस किया, in event of any possible damage, the fuse wire melts and disconnects the circuit from the supply to prevent damage. तो यह हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो केमिस्ट्री से है. Write the reaction between methane and chlorine in presence of sunlight as a substitution reaction. तो substitution reaction के बारे में यहाँ पे आपको indicate किया गया है. Support Rahmat's view with suitable justification and illustrate the reaction with the help of a balanced chemical equation. तो यहाँ पर आपको एक ऐसा balanced chemical equation बताना है जो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि मीथेन और क्लोरीन के बीच में हो रही है. तो मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ने CH3Cl फॉर्म किया जो कि हमारा मिथाइल क्लोराइड है. ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड. यहां पर क्या फॉर्म हुआ? जो है हमारा मिथाइल क्लोराइड फॉर्म हुआ. और HCl तो आपको पता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. अब फिर इसे अगर सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्ट करवाया गया तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचे. तो CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड हमें फाइनली मिलेगा. तो हर बार क्या होगा? एक क्लोरीन वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. अभी हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 क्लोरीन और ऐसे आ सकते हैं जो इन तीनों हाइड्रोजन को, तो हमारे पास और 3 स्टेप्स हो सकते हैं जब तक हम लोग सनलाइट प्रोवाइड करते रहेंगे. तो ये एक इक्वेशन है जो रहमत के केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकता है एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कोई एक सब्स्टिट्यूट कर रहा है. तो क्लोरीन क्या कर रहा है? एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है यहां पर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन. राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज. आइडेंटिफाई द अदर products formed in the process and give one application of each. देखिए ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन है. तो यहां पर जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है और कौन सा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिल रही है. तो इसके बारे में हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं जो फॉर्म हो रही है. तो ऐसा क्या है इनका यूज? तो ये काफी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं. इनका यूज देख लेते हैं. अलग अलग प्रोडक्ट के आपको यूज बताने. हमारे पास 3 केमिकल्स फॉर्म हुए हैं, तो चलिए देखते हैं इनके यूजेस को. तो पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम लोग उसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं. ये डीग्रीसिंग के लिए यूज होती है. प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है. प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में यूज होती है. आर्टिफिशियल फाइबर्स में यूज होती है. हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन हमें पता है फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है और हम लोग चाहते भी हैं कि हाइड्रोजन हमारे लिए कॉमन पीपल के लिए अवेलेबल है. लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज इतना एक्सपेंसिव और इतना रिस्की है कि हम लोग अभी इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्लोरीन. क्लोरीन जो है, क्लोरीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे आपके पास वाटर हेड टैंक्स होंगे जिसमें हम लोग क्लोरीन पाउडर या क्लोरीन सॉल्यूशन यूज करते हैं ताकि डिसइंफेक्ट कर पाए, वाटर को ट्रीट कर पाए. तो उसे हम लोग क्लोरीनेशन बोलते हैं. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन. क्लोरीन को हम लोग क्लोरीनेशन के लिए यूज करते हैं और डिसइंफेक्ट करने के लिए कूलिंग सिस्टम्स में यूज किया जाता है. मीट फ्लेश वगैरह को वॉश करने के लिए यूज किया जाता है और जो भी उनको भी कंट्रोल किया जाता है. और बहुत सारे एंटीसेप्टिक में भी यूज किया जाता है क्लोरीन को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और देख लें. इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जैसे यहां पे आपको मैंने कुछ
एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हैं इस क्वेश्चन से हटकर। आखिर इलेक्ट्रोलाइसिस को आप डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और किस लिए? वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कुछ पर्पस होता है। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस की और सोडियम और क्लोरीन हमें मिल गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिला है हमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन, ये 3 प्रोडक्ट हमें मिले हैं। चलिए देखते हैं। तो ब्राइन जो है, ब्राइन एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जो है, ये ब्राइन क्या होता है? तो जो NaCl का जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग जनरली ब्राइन कहते हैं, और ये डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में और क्लोरीन गैस में और हाइड्रोजन में। और ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एट द एनोड, chlorine gas will be discharged at the cathode, hydrogen gas will be discharged, and sodium hydroxide is formed near the cathode. All the products of electrolysis of sodium chloride solution, hydrogen, chlorine and sodium hydroxide were collected and stored separately. तो उसको अलग अलग ढंग से स्टोर कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी में एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है, राइना while doing certain reactions observed that heating of substance X with vinegar, vinegar हमें पता है एसिटिक एसिड को हम लोग कहते हैं, तो जो कि हमारे घर में कॉमनली अवेलेबल होता है, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। लाइक स्मेल, विनीगर लाइक स्मेल है उसकी, और वो रिएक्ट करता है एक वायर सब्सटेंस से जो कि इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। आपको पता है इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के रूप में इथेनॉल को यूज किया जाता है। इवन मेडिसिन्स में, बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स में आपको अल्कोहल यूज किया जाता है, वो भी इथेनॉल सॉल्वेंट के रूप में, ताकि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो राइना ने क्या किया, X जो कि विनेगर लाइक स्मेल करती है उसको Y से रिएक्ट करवाया, और Y का नेचर जो दिया गया है वो क्या है, वो है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो वो कौन सा हो गया हमारा? इथेनॉल हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अ वाटर बाथ गिव्स अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड जेट हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। आपको हिंट दिया गया है यहां पर कि एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड फॉर्म हो रही है। तो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड जो है वो एस्टर ग्रुप की होती है। एस्टर की जो स्मेल होती है काफी स्वीट होती है, आपको काफी अच्छा लगेगा उसे स्मेल करके। व्हेन हीटेड विथ कॉस्टिक सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जेट गिव्स बैक द सोडियम सॉल्ट एंड द कंपाउंड Y। देखिए कंपाउंड Y फिर से हमें मिल रहा है, तो आइडेंटिफाई करना है X Y Z। तो X और Y, पहला पार्ट देखते हैं। X और Y, X क्या होना चाहिए यहां पे? इथेनोइक एसिड होना चाहिए, जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट से ये जो है हमारा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, और इथेनोइक एसिड जो है वो विनेगर जैसा है। तो विनेगर जैसा, एज विनेगर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से है। ये कौन सा है? एज कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। तो ये दोनों रिएक्ट करके, और एसिड कौन सा हमने लिया है? एसिड लिया है कॉन्क H2SO4। तो ये हमें एक स्वीट स्मेल वाला कोई लिक्विड फॉर्म कर रहा है। ये जो है स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। और ये क्या है? एस्टर है। ये कौन सा है? और ये कौन सा एस्टर का कंपाउंड है? इथाइल इथेनोएट। अब इस
इसमें हमें पता चल गया कि ये हमारा x है और ये हमारा y है, और x और y रिएक्ट करके क्या कर रहा है, एक Z फॉर्म कर रहा है, एक Z कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। और फिर Z का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है C4H8O2, तो कार्बन कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 8 है, 3 हाइड्रोजन प्लस 2 5 प्लस 3 8 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो हमने वेरीफाई कर लिया पहला, XYZ अब हमारे पास आ गया है। अब देखते हैं कि किया क्या गया है। व्हेन हीटेड विथ कॉस्टिक सोडा, Z को जो है हीट किया गया कॉस्टिक सोडा के साथ, ये जो है कॉस्टिक सोडा के साथ हीट किया गया, तो फिर वो जो है हमारा अल्कोहल जो कि सॉल्वेंट था, वो Y जो है वो हमें फिर से मिल गया। कौन सा मिल गया, सोडियम सॉल्ट मिला और कंपाउंड Y मिला, तो कंपाउंड Y भी हमें मिल गया। और ये जो है ये सोडियम सॉल्ट है, ये कौन सा है, सोडियम सॉल्ट। तो इस तरह से हमने इस केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया, और जो XYZ जैसी पजल दी गई थी उसे भी हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।